Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the course of Development Planning and Administration, MPA 403. Today's lecture number 16, and I'm your facilitator, Professor Dr. Muhammad Majid Mahmood Bagram. So before we move on to our today's topic of discussion, let's have a brief reflection of our previous discussion. हमने अपने पिछले लेक्चर में बात की थी ह्यूमन रिसोर्स रिटेंशन की कि हाउ human resource planning and how human resource retention can help an organization to keep its best human resources, to keep its best employees. तो हमने बात की थी कि like for example human resource retention क्यों ज़रूरी है. like for example इसको understand करने के लिए हमने अपने previous lecture में बात की कि why do employees quit an organization. लोग एक organization को छोड़ के क्यों चले जाते हैं. Now, what are the reasons, what are the factors, what are the root causes why people quit different organizations and they join some new organizations. तो जब हमने इसके ऊपर मुख्तलिफ factors के ऊपर discuss किया, the most important thing is, for example, कि वहाँ पे हमने देखा कि किसी भी organization के अंदर employees की like for example वहाँ पे जो reward system है, pay for performance system है या नहीं है, like financial rewards, non financial rewards जो हैं किसी भी employees के लिए वो एक बहुत important factor होते हैं किसी भी organization में stay करने के लिए. तो अगर तो employees की जो reward system है वो as per मार्केट जो है ट्रेंड है एज हाईली competitive है, तो देन एम्प्लॉयज दे वांट टू रिमेन इन द ऑर्गेनाइजेशन. और अगर आपका जो रिवॉर्ड सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का वो बाकी आपके कंपेटिटर की निस्बत जो है वो बेहतर नहीं है, तो एम्प्लॉयज दे स्टार्ट थिंकिंग टू लीव योर ऑर्गेनाइजेशन. इसके अलावा हमने बात की कि एम्प्लॉयज जो हैं ऑफ कोर्स दे वांट कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. तो जिन एम्प्लॉयज को कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं दे मूव अप, दे गो अप, दे एक्सेल और दे फील ऑनर्ड एंड उनको फील होता है कि उनको वैल्यू दी जा रही है ऑर्गेनाइजेशन में और उनकी डेफिनेटली उनकी परफॉर्मेंस इन्हांस होती है, उनकी मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होता है, उनकी स्किल्स इंक्रीज होती हैं, उनकी कॉम्पिटेंसीज स्ट्रांग होती हैं. तो कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज जिन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती, एम्प्लॉयज वहां से क्विट करने का सोचते हैं और डेफिनेटली बहुत सारे एम्प्लॉयज फिर क्विट कर भी जाते हैं. देन ऑफ कोर्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज के जिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय की लर्निंग के ऊपर, उनकी एम्प्लॉय की डेवलपमेंट के ऊपर एक्टिविटीज नहीं करवाई जाती, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉयज की नहीं होती, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में देर आर मोर चांसेस कि उनके जो बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज हैं दे स्टार्ट थिंकिंग टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन. फिर हमने मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया इन आवर प्रीवियस लेक्चर कि एम्प्लॉयज को किस तरह से रिटेन किया जाए. तो डेफिनेटली सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि देयर शुड बी अ सेंस ऑफ ओनरशिप. नाउ सेंस ऑफ ओनरशिप से क्या मुराद है? लाइक फॉर एग्जांपल कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एम्प्लॉयज को भी शामिल किया जाए. You need to involve employees from the low level and middle level employees in the decision making process. उसका definitely एक बेहतर कोई strategy develop की जा सकती है कि for example you get the feedback from your low management and middle management employees and then you include that feedback in your those meetings where decisions are made. So
मुख्तलिफ मीटिंग्स में, एजेंडा आइटम्स में जब फीडबैक जो एम्प्लॉई से लिया जाता है, लो लेवल से, मिडिल लेवल से और टॉप लेवल से, उसको जब शामिल किया जाता है एजेंडा आइटम्स में, और जब उन एजेंडा आइटम्स की बेसिस पे डिसीजंस लिए जाते हैं, तो डेफिनेटली एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको दे फील ऑनर एंड दे फील कि जी उनको वैल्यू दी जा रही है, उनके फीडबैक को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, और उनकी जो कमिटमेंट है, इमोशनल कमिटमेंट, रैशनल कमिटमेंट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, वो बहुत स्ट्रेंथन होती है इफ दे वांट टू स्टे इन द ऑर्गेनाइजेशन। और ऑन द अदर साइड एम्प्लॉयज़ को अगर आप सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं देते, आप उनको डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं करते, तो ऐसे एम्प्लॉयज़, खास तौर पे वो एम्प्लॉयज़ जो आपके मोस्ट कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ हैं, दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट लीविंग योर ऑर्गेनाइजेशन। Okay, in our today's discussion, we will talk about conflict administration in organizations. Now, हम जब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटजीज की, तो ऑफ कोर्स देर आर मैनी चैलेंजेस एंड देर आर मैनी issues being faced by today's managers. So आज के डिस्कशन में हम बात करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, कि दुनिया में कोई भी किसी भी जगह पे, वेदर इट इज पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, किसी भी मुल्क में इंक्लूडिंग पाकिस्तान, देर आर ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशंस। तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरह एडमिनिस्टर किया जाए, उन कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह मैनेज किया जाए, और उन कॉन्फ्लिक्ट्स से किस तरह बेनिफिट लिया जाए। तो आज की डिस्कशन में हम इन तमाम फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। There is no way to work with people on conflict-free basis. Now, it is a human phenomena that when people they live together, when they work together, they have a conflict. So, when people cannot live without conflict, so why not we try to get the benefit from the conflicts? So, problem is not a problem. The way we see the problem is the real problem. Of course, our perception, our thinking is the most important thing. We need to, improve our perception. We need to improve the way we look at things. That is really very important. Like for example, अगर आपके सामने एक क्राइसिस होता है, आपके सामने एक कोई बैड इवेंट होता है, तो आप क्या करेंगे? आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, आप वहां से उसको अवॉइड करेंगे, आप वहां से कहीं निकल जाएंगे, किसी और तरफ को निकल जाएंगे, आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे, आप क्या करेंगे? सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर परसेप्शन. सो I always say one thing, that problem is not a problem. Problem is actually an opportunity. और जितना जल्दी आप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और जितनी देर से आप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ये उतनी ही लो लेवल अपॉर्चुनिटी है. और अगर आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा एक डिक्लाइन हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन बैंकरप्ट हो सकती है, वगैरह वगैरह. सो वी शुड इम्प्रूव आवर थिंकिंग. दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी मसाइल हैं, ये ह्यूमंस के क्रिएट किए हुए हैं, कि ह्यूमंस हैव क्रिएटेड दीज प्रॉब्लम्स. नाउ इन प्रॉब्लम्स को ह्यूमंस ने एक थिंकिंग लेवल के साथ क्रिएट किया है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, कि अगर एक ह्यूमन बीइंग ने एक प्रॉब्लम को इस थिंकिंग लेवल के साथ क्रिएट किया है, तो क्या इसी थिंकिंग लेवल के साथ वो ह्यूमन बीइंग उस प्रॉब्लम को मैनेज कर सकता है, उस प्रॉब्लम को मिनिमाइज कर सकता है, एलिमिनेट कर सकता है? नो. मीनिंग दैट कि जिस थिंकिंग लेवल के साथ आपने प्रॉब्लम क्रिएट की, यू नीड ए हायर लेवल ऑफ थिंकिंग, यू नीड ए डीपर लेवल ऑफ थिंकिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम जो कि आपने क्रिएट की हैं, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स जो किसी और ह्यूमंस ने क्रिएट की हैं. सो इसके लिए आपको क्या करना है कि यू नीड टू इंप्रूव योर थिंकिंग. एंड सेम इज ट्रू व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्फ्लिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. तो कॉन्फ्लिक्ट को एक नेगेटिव चीज समझने की बजाय आप उससे फायदा उठाने की बात करें, आप क्रिएटिविटी की बात करें, आप इनोवेशन की बात करें, आप उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएं.
So we can improve the creativity and of course we can move towards innovation, and we can bring performance enhancement in the organization if we start getting benefit from the conflicts. Now if you have those, get ready your paper pencils please. So let's quickly check that what is your current knowledge about conflict. Okay, I give you few seconds. Kindly आप पेपर पेंसिल अपने सामने रख लें, राइट? ओके, आपने ट्रू और फॉल्स लिखना है नेक्स्ट टू ईच स्टेटमेंट. ओके, आपने लाइक फॉर एग्जांपल आपने ये फर्स्ट लाइन नंबर 1 सीरियल नंबर 1 आप इसको रीड करेंगे और नंबर 1 के आगे आपने ये पूरा सेंटेंस नहीं लिखना, आप उसको 1 डैश करके आप उसको ट्रू करें या फॉल्स. तो स्टेटमेंट को अगर आप ट्रू समझते हैं तो आप ट्रू करेंगे, अगर आप स्टेटमेंट को फॉल्स समझते हैं तो आप फॉल्स करेंगे. सो दिस इज अ क्विज. ओके, आई थिंक दैट वी कैन स्टार्ट राइट नाउ. ओके, what do you know about conflict? Write true or false next to each statement. Number 1, conflict left alone will take care of itself. अगर कॉन्फ्लिक्ट को उसके हाल पे छोड़ दिया जाए तो वो खुद ही अपनी केयर कर लेगा. यस, ट्रू और फॉल्स, कोई एक आप लिखेंगे. नंबर 2, confronting an issue or a person is always unpleasant. Okay, true or false, कोई एक स्टेटमेंट आप लिखेंगे, एक वर्ड लिखेंगे. Conflict within an organization is a sign of poor leadership. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट का होना यह जाहिर करता है कि वहां की जो लीडरशिप है वो कमजोर है. ट्रू है या फॉल्स, एक आपने वर्ड लिखना है. Number 4, people communicating effectively can change the direction of a conflict. Number 5, conflict can be constructive. Conflict positive भी हो सकता है. True, false, कोई एक वर्ड आप लिखेंगे. Number 6, how we respond to others and situations is based on the attitude we take. Okay, true or false? Okay, there are 4 more questions. Number 7, आप अपने पेपर पे नंबर 7 लिखेंगे. And then communication is 50% verbal and 50% non-verbal. Now verbal is your speaking and writing, and non-verbal is your body language. For example, your eye contact, your facial expressions, your dress, the way you sit or stand. This is your non-verbal, and we call it body language. And verbal communication is speaking, writing. This is verbal communication. Number 8. Conflict is resolved once the goal switches from solving concrete problems to proving you are right and another person is wrong. आपने ट्रू या फॉल्स लिखना है. Number 9, conflict is best dealt within the early stages when the fewest number of people are involved. True or false, कोई एक आप वर्ड लिखेंगे. And number 10 is, in times of conflict, it is important to speak loudly and with authority in order to make a point. True or false, कोई एक वर्ड आप लिखेंगे. Okay, now I am going to show you the answer key conflict quiz review. Okay, आप अपना पेपर सामने रखें. Okay, नंबर 1 पे आपने क्या लिखा?
ये क्विज आपने खुद ही मार्क करना है। ओके, दिस इज द आंसर की नंबर 1 इज फॉल्स, नंबर 2 इज फॉल्स, नंबर 3 इज फॉल्स, नंबर 4 इज ट्रू, नंबर 5 इज ट्रू, नंबर 6 इज ट्रू, नंबर 7 is false, number 8 is false, number 9 is true, and number 10 is false. Okay, count your marks. Okay, जिन students ने 10 out of 10 लिए हैं, a big clapping for them. जिन्होंने 9 लिए हैं, जिन्होंने 8 लिए हैं, जिन्होंने 7 लिए हैं, जिन्होंने 6 लिए हैं, बिग क्लैपिंग फॉर देम। और जिन स्टूडेंट्स ने 6 से कम मार्क्स लिए हैं, इट मीन्स दैट कि उनकी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जो अवेयरनेस है, नॉलेज है, वो काफी वीक है। ओके, अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। चूज योर स्टेटमेंट ऑन कॉन्फ्लिक्ट। Okay, there are people in organizations and they have different statements, different point of view regarding conflicts. Okay, some people, what they do is, what they say that I tend to avoid conflict. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो conflict को avoid करते हैं, कि चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको अवॉइड किया जाए, उसको फेस ना किया जाए। अगर किसी की जगह पे कोई कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है तो वहां से उठ के बाहर चले जाते हैं, वहां से उसको अवॉइड करने की, इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। आई डिपेंड ऑन हार्मनी। कुछ लोग कहते हैं कि हार्मनी होनी चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के बात को यस करना चाहिए और डिसएग्री नहीं करना चाहिए। आई ऑलवेज स्टैंड अप एंड एक्सप्रेस माई ओपिनियन। कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। दे ऑलवेज स्टैंड अप, और वो हमेशा जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो जरूर उसको एक्सप्रेस करते हैं। आई हेट कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, कुछ लोग हैं जो कॉन्फ्लिक्ट से नफरत करते हैं। दे कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इज रियली बैड एंड दे हेट कॉन्फ्लिक्ट। आई लाइक कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज इट प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स एंड प्रोग्रेस। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इज गुड, दे लाइक इट बिकॉज इससे बेटर रिजल्ट्स और बेटर प्रोग्रेस होती है। सम पीपल से दैट आई ऑफन कॉम्प्रोमाइज इन कॉन्फ्लिक्ट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं कॉन्फ्लिक्ट में। वो कहते हैं कि ठीक है, कॉम्प्रोमाइज कर जाना चाहिए, नो इशू। आई हैव लॉस्ट इन कॉन्फ्लिक्ट। कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ माई कॉन्फ्लिक्ट्स आर विद माई स्पाउस। बहुत सारे लोगों के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो उनके लाइफ पार्टनर के साथ होते हैं, जो लोग शादीशुदा हैं। कॉन्फ्लिक्ट कैन बी गुड। कुछ लोग कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो ये हमने 1 to 9 स्टेटमेंट्स देखी हैं ऑन कॉन्फ्लिक्ट। तो आप इन स्टेटमेंट्स को अपने जहन में रखें। आज की प्रेजेंटेशन के एंड में मैं आपको मुख्तलिफ स्टाइल्स दिखाऊंगा कॉन्फ्लिक्ट के, कि आपकी पर्सनालिटी का क्या स्टाइल है अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट। तो आप देख लें कि इसमें एक स्टेटमेंट कोई आपने जो आप जिसको समझते हैं कि दैट इज द क्लोजेस्ट स्टेटमेंट योर स्टेटमेंट ऑन कॉन्फ्लिक्ट, आप उसको देख लें और उसकी जो डिटेल दी हुई है उसको आप लिख लें। जो मैं एडवाइस करना चाहूँगा उसको कहीं पेपर पे आप लिख लें। तो एंड ऑफ प्रेजेंटेशन पे मैं आपको बताऊंगा कि अकॉर्डिंग टू रिसर्च आपकी पर्सनालिटी किस तरह की है। नाउ द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज व्हेन 2 or more people have differences in ideas, views, and are not ready to understand or accept each other's ideas, views. जब लोगों के आइडियाज और व्यूज डिफरेंस होते हैं और वो रेडी नहीं होते एक दूसरे को अंडरस्टैंड और एक्सेप्ट करने के लिए एक दूसरे के आइडियाज और व्यूज को, सो दे हैव ए कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं
कि ऑफिस में फॉर एग्जांपल काम करने का ये जो नंबर 1 तरीका है ये बेहतर है। लाइक फॉर एग्जांपल कि आप एक काम करने का आपका एक स्टाइल है, एक दूसरा आपका कोलीग है, लाइक फॉर एग्जांपल वो कहता है कि क्वालिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट, एक पर्सन कहता है कि नो कि काम को जल्दी जल्दी ख़त्म करना चाहिए, दूसरा एम्प्लॉय कहता है कि काम के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। तो डेफिनेटली इन दोनों का जो व्यूज़ हैं, आइडियाज़ हैं, वो आपस में एक्सट्रीमली डिफरेंट हैं और इस सूरत में उन दोनों के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। नाउ Connerly 2004 says about conflict that it can occur at any time and in any place, originating between two individuals or groups when there is a disagreement or difference in their values, attitudes, needs or expectations। तो जब हम बात करते हैं डिसएग्रीमेंट की, डिफरेंस की, किसके अंदर? आपकी वैल्यूज के अंदर। फॉर एग्जांपल कि एक साहब हैं जो पैसे को वैल्यू देते हैं, दूसरे साहब हैं जो पैसे को वैल्यू नहीं देते, वो कहते हैं कि जी ट्रेनिंग्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, लर्निंग इज मोर इम्पॉर्टेंट। इसी तरह हर पर्सन, कुछ लोग क्वालिटी को वैल्यू देते हैं, कुछ लोग क्वांटिटी को वैल्यू देते हैं। सो थिंग्स लाइक दैट। एटीट्यूड्स, पीपल हैव डिफरेंट एटीट्यूड्स, लोगों की नेचर डिफरेंट होती है। कुछ लोग सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, कुछ लोग हार्श स्टाइल से बात करते हैं, कुछ लोग दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू सुन के बात करते हैं, कुछ लोग दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देते। नीड्स वेरी करती हैं लोगों की और एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होती हैं लोगों की। सो जब आपकी किसी से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं और आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जब वो पर्सन वो आपकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर वो पूरा नहीं उतरता, आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करता, तो व्हाट हैपेंस? यू आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद दैट पर्सन। सो दीज आर द अकॉर्डिंग टू रिसर्च, इन फैक्टर्स की वजह से पीपल हैव कॉन्फ्लिक्ट्स इन देयर ऑर्गेनाइजेशंस। नाउ व्हाट वी नो अबाउट कॉन्फ्लिक्ट? Conflict is a naturally occurring phenomena for human beings. Straight. So, एक naturally occurring phenomena है human beings के लिए. So it is not something which is abnormal or you call it कि जी ये चीज़ बिल्कुल unnatural है. No. So this is a normal thing. Having conflict is a natural phenomena. So having conflict means that your brain is working. People do not get involved in conflict situations unless they have some stake in the relationship or outcome or both. जब तक लोगों का कोई कंसर्न ना हो किसी मामले के साथ, किसी इवेंट के साथ, किसी मैटर के साथ, किसी सिचुएशन के साथ, then are never involved in conflict. So आप किसी रिजल्ट, लाइक फॉर एग्जांपल आप टारगेट कोई चाह रहे हैं अपना, फॉर एग्जांपल आपने एक टारगेट सेट किया हुआ है, आप उसको अचीव करना चाह रहे हैं, आपकी किसी के साथ एक रिलेशनशिप है, तो कोई ना कोई स्टेक इन्वॉल्व होता है। और जब वो वहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशंस या आपके टारगेट्स या आपकी रिलेशनशिप को जब कोई नुकसान पहुँचता है या आपके टारगेट्स जो है अचीव नहीं होते, तो डेफिनेटली यू आर इन कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन। We continue our discussion on conflict. The cost of unmanaged conflict can be high, but the gains from using differences creatively can also be great. On one side, if you do not manage or administer conflict appropriately, that costs you high. But on the other side, अगर आप कॉन्फ्लिक्ट को बेहतर तरह से एडमिनिस्टर करते हैं, बेहतर तरह से आप मैनेज करते हैं, तो जो कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि डिफरेंसेस होते हैं, उन डिफरेंसेस की वजह से वन organization can move towards creativity and creativity can move towards innovation and that can give you great benefits. जब हम बात करते हैं क्रिएटिविटी और इनोवेशन की, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप अपने वर्किंग मेथड्स के अंदर क्रिएटिविटी और इनोवेशन नहीं लेके आएंगे, जब तक आप अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर क्रिएटिविटी इनोवेशन नहीं लेके आएंगे, जब तक आप अपने सॉल्यूशंस के अंदर क्रिएटिविटी इनोवेशन नहीं लेके आएंगे, तो हाउ यू कैन compete in the market? This is not possible. So this is really very important that कि हम conflict को, और यहाँ मैं कहना चाहूँगा पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट को, कि आप अपने पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोट करें, ताकि उसके नतीजे में जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हों, उन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज की मदद से यू डू दैट ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड यू कम आउट विद वंडरफुल क्रिएटिव आइडियाज एंड यू मूव टूवर्ड्स वंडरफुल इन्वेंशंस. कॉन्फ्लिक्ट कैन ईदर बी प्रोडक्टिव और डिस्ट्रक्टिव. जैसे कि अभी मैंने बात की कि कॉन्फ्लिक्ट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, सो इट कैन बी प्रोडक्टिव और डिस्ट्रक्टिव. एक होती है तनकीद बराए तनकीद और एक होती है मुस्बत तामीरी तनकीद. दोनों में क्या फर्क है? वेरी सिंपल, कि तनकीद बराए तनकीद ये है कि आप पहले से सोच के आए हैं कि मैंने तो इसकी बात माननी ही नहीं, या ये पर्सन जो भी बात कर रहा है तो मैंने इसकी जो है ऑपोजिट मैंने बयान देना है, कि जो ये कुछ भी कहेगा तो मैंने इसकी इसके ऊपर तनकीद करनी है, चाहे अच्छी बात करे या बुरी बात करे. दोनों सूरतों में आई एम गोइंग टू क्रिटिसाइज, नेगेटिवली क्रिटिसाइज ऑन दिस पर्सन. पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि यू आर गोइंग टू गिव योर ओपिनियन दैट हाउ टू ब्रिंग इंप्रूवमेंट्स. तो जब आप पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट यूज करते हैं तो ये इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है, और जब आप नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट को प्रमोट करते हैं इन दी ऑर्गेनाइजेशन तो ये इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को डिक्लाइन की तरफ लेके जाता है. So what feelings do you have when you are in conflict situation? Anger, frustration, fear, excitement. So these are the general feelings whenever you are in the conflict situation. Like for example, conflict में अक्सर ये देखा गया कि लोगों को बहुत गुस्सा आता है, और I always say one thing that एंगर एंड डेंजर जो है उसमें सिर्फ डी का फर्क है. सो जब आप एंग्री होते हैं तो दैट इज हाईली डेंजरस. सो पीपल हु गेट एंग्री क्विकली एंड पीपल हु लूज देयर टेम्पर, in most cases they are not fit for the top level management positions. So you need to control your anger whether you are in any situation. Frustration, ऑफ कोर्स फियर होता है. अच्छा, ये एक्साइटमेंट इज वेरी इंटरेस्टिंग हियर, कि कुछ लोग होते हैं जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दे आर सो मच एक्साइटेड, और वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, नाउ दिस इज अ चैलेंज, नाउ आई मस्ट एक्सेप्ट दिस चैलेंज, और मुझे इसके लिए अब बहुत काम करना है. सो दे हैव एक्साइटमेंट. लेकिन एक तो ये तो मैंने पॉजिटिव एक्साइटमेंट की बात की. एक नेगेटिव एक्साइटमेंट भी हो सकती है, कि जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि हाँ अब मजा आएगा, अब मुझे मौका मिला है बदला लेने का. तो जो लोग नेगेटिव एक्साइटमेंट की तरफ इसको लेके जाते हैं तो ऑफ कोर्स दे मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट साइड. सो हमने पॉजिटिव एक्साइटमेंट पे फोकस करना है. वी नीड टू मैनेज आवर फियर, फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर in order to get the benefit from the conflict situation. Now, common actions associated with conflicts, like for example, some people, they start fighting with each other, and in some conflicting situations what happens that people move out, they fly. So some people they take that flight, and some people they start challenging each other. So these are the common actions associated with conflict. So why do we do it? जब हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो what is the reason? क्यों करते हैं हम कॉन्फ्लिक्ट? क्यों हम एक दूसरे के साथ what are the possible reasons? According to research, why conflict arise? People differ, so they see things differently. No two human beings are alike.
कोई दो दुनिया में इंसान, कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं है. इट मीन्स कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक. सो they see things differently. फॉर एग्जाम्पल कि एक ही चीज को जब आप देखते हैं और आप के साथ कोई और पर्सन है वो भी उसी चीज को देख रहा है, तो पीपल सी द सेम थिंग डिफरेंटली. उनकी डिफरेंट एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है इसके बारे में, उनकी एक डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं, उनकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होती हैं. वांट डिफरेंट थिंग्स. लोगों को डिफरेंट किस्म की वांट्स है. Some people they love to travel, some people they love to watch, television, movies. Some people, they love music. Some people, they love sports and things like that. Some people they want to spend more time in their home. Some people they want to spend more time in their offices. Some people they want to spend more time with their friends. So wants are different. So they want different things. So that is why they have conflict, have different thinking styles, which prompts them to disagree. Thinking styles are different. अगर मैं अभी आपके सामने अगर एक ग्लास में 50% पानी अगर उसमें हम फिल करते हैं ग्लास में, और ये ग्लास यहाँ पे रख दिया जाए, तो आप ये बताएं कि कुछ लोग कहेंगे कि आधा ग्लास खाली है और कुछ लोग कहेंगे कि आधा ग्लास भरा हुआ है. बिकॉज दे हैव डिफरेंट थिंकिंग स्टाइल्स. पीपल आर प्रीडिस्पोज्ड टू डिसएग्री. लोगों ने पहले से माइंडसेट बनाया हुआ है कि हमने तो करना ही डिसएग्री है, चाहे आप कुछ भी कर लें. हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज. ऑफ कोर्स पीपल हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज. Some people they are hard. Some people they are soft spoken. Some people they are flexible. Some people they are not flexible. So they have different personalities, have different status. Particularly जब हम developing countries की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो जब एक हाई स्टेटस का पर्सन, एक बड़े ग्रेड का पर्सन है, एक ऊंची ग्रेड पे, बड़े ग्रेड पे एक पर्सन है, उसके पास डेजिग्नेशन है, और एक लो डेजिग्नेशन पे एक पर्सन है, तो जब वो दोनों आपस में बात करेंगे तो अब आप देखें कि वहां पे एक कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस हैं. कैसे? क्योंकि स्टेटस की वजह से जो टॉप लेवल पे होगा उसका एक टोटल डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होने के चांसेस हैं, और जो लो लेवल पे एम्प्लॉय काम कर रहा है उसका एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है. हैव डिफरेंट गोल्स. पीपल हैव डिफरेंट गोल्स. सम पीपल दे वैल्यू one thing, some people they value other things, some people they have they have a different target, some people they have a different target. So that is why they have a conflict. People are influenced by fear, force, fairness or money. लोगों को लालच भी होता है, लोगों को फियर भी होता है, लोगों को खौफ भी, खतरा भी होता है, लोगों को मजबूर भी किया जाता है. So अगर आप टोटल मेरिट पे काम करेंगे तब भी लोगों को आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा. आप अगर लोगों से डर के काम करेंगे तब भी आपका कॉन्फ्लिक्ट होगा. अगर आप से जबरदस्ती कोई काम करवाया जाएगा तब भी आपका एक कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं. और कुछ लोग लालच उनको होता है, तो उसकी वजह से भी एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो सकती है. नाउ योर हिस्ट्री विद कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ वाज कॉन्फ्लिक्ट परसीव्ड इन योर फैमिली एंड कम्युनिटी. कि आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपके कम्युनिटी में जहां आप रहते हैं, आपके इलाके में कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह परसीव किया जाता है. एंड देन हाउ डिड योर फैमिली कम्युनिटी डील विद कॉन्फ्लिक्ट. और आपके घर में, आपकी कम्युनिटी में, आपके रिलेटिव्स में, आपके सोशल सर्कल में कॉन्फ्लिक्ट को डील करने का क्या तरीका है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आप लोगों की थिंकिंग क्या है, घर में, आपके सोशल सर्कल में, आपकी कम्युनिटी में, और कॉन्फ्लिक्ट को आपके घर में, आपके फ्रेंड्स में, आपकी कम्युनिटी में किस तरह से डील किया जाता है. तो सबसे पहले तो आप इसको अंडरस्टैंड करें, और इसी को हम लिंक करेंगे, इस अंडरस्टैंडिंग को
इस स्लाइड के साथ कि अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ योर फैमिली एंड कम्युनिटी ऑन योर आइडियाज अबाउट कॉन्फ्लिक्ट कैन अलाउ यू टू मेक डिसीजंस अबाउट हाउ यू डील विद कॉन्फ्लिक्ट नाउ. Now this is really very important. What happens in most cases that people make decisions during conflicts in their offices, and those decisions are influenced by their conflicting style as they have in their home or family or in their community. Meaning that के आपके घर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट को डील करने का जो तरीका है, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि ऑफिसेस के अंदर भी सेम मेथड को, सेम प्रोसीजर को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, और उनकी जस्टिफिकेशन ये होती है कि ओके दिस इज द बेस्ट स्टाइल एंड दिस इज व्हाट आई कैन डू. लेकिन उनको मालूम नहीं होता कि जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का, कॉन्फ्लिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मेथड वो जो अपने ऑफिस में यूज कर रहे हैं, वो उनका एक प्रोफेशनल डिसीजन नहीं है, बल्कि ये वो डिसीजन है जो कि उनके ब्रेन में एक फैमिली को या घर के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट को डील करने का जो तरीका है, वो सेम उसी को वो ऑफिस में भी यूज कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने कॉन्फ्लिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करनी है, और जो फैमिली और कम्युनिटी का जो इम्पैक्ट है वो आपको मालूम होना चाहिए कि वो आपके डिसीजंस के अंदर क्या है. इस तो तब भी मुमकिन है कि आप डिफरेंशिएट कर सकेंगे कि एक राइट प्रोफेशनल मेथड क्या है कॉन्फ्लिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का. Two heads are better than one only if they contain different opinions. Now this is really very important. हम कहते हैं 1 और 1 11. Now do you know 1 + 1 = 11 कैसे आता है? Okay, like for example, मैं आपके साथ मिलके एज ए टीम काम करता हूं, तो 1 + 1 = 11. तो जब आप एज ए टीम वर्क 2 लोग काम करते हैं, दैट इज 11. नाउ 1 + 1 2 कैसे होता है कि आप और मैं इंडिविजुअली बेस्ट एफर्ट करते हैं, और 1 + 1 = 2. और एक और थर्ड सिचुएशन भी है वेरी इंटरेस्टिंग कि 1 + 1 = 1, मीनिंग दैट कि आप मेरे साथ एक पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट के बगैर, या मैं आपके साथ बगैर पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट के इमीडिएटली एग्री कर जाता हूं. हम आर्गुमेंट्स नहीं करते, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करते, हम एक दूसरे की बात को एज इट इज विदाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग, विदाउट आर्गुमेंट्स, विदाउट पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट हम यस ओके कर देते हैं. तो आप जितने मर्जी वंस लगा लें, 1 + 1 + 1 + 1 = 1. So what we need to do is, it is highly recommended that we need to move towards 1 और 1 11, and that is only possible if you have that different positive opinions. Now let's have a brief look at the theories of conflict. So we have the 2 theories here, traditional theory and modern theory of conflict. Okay. According to traditional theory, conflicts are caused by troublemakers. कि जो लोग conflicts create करते हैं, they are called the troublemakers. Conflicts are bad. Conflicts should be avoided. उनको avoid किया जाए. So this is the old traditional theory. What is the new modern theory in the world? Conflicts are expected between human beings. कि having conflict is a natural phenomena. So it is something which we expect. So when you have a conflict in your office with others, when you have a conflict in your home with your family members, so that conflict, positive conflict, is a natural phenomena, and this is a very normal thing. Conflicts are often beneficial. Of course, we can
get the benefits from conflicts if we manage them well. Conflicts are the natural result of change. Of course, whenever we talk about change, like for example, हम किन areas में change की बात करते हैं when we want to develop our human resources, when we want to develop our organizations, तो हम 3 areas में change की बात करते हैं. The first thing is people. We need to bring positive changes in the people working in the organization. And people means their attitudes and behaviors. Okay, how do you differentiate attitude and behavior? Now, attitude is the way you think, and behavior is your oral and written words, your body language. इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है. So that niyat is the attitude. So which is more important, attitude or behavior? Attitude is more important because behavior is dependent on attitude. So behavior is coming out of the attitude. Right? So हम बात कर रहे थे change की. तो first of all, we need to have a positive change in the attitude and the behavior of those people who are working in the organizations. One thing. Secondly, structure. We need to bring positive changes, improvements in the rules and regulations of running the organization. And number 3 is technology. First of all, we need to adopt, and then we need to create and invent our own technology. So, people, structure, technology. These are the 3 areas we need to bring changes. और जब हम इन 3 areas में changes लेके आते हैं, तो definitely the result is in most cases is a conflict, because people resist change. And when people resist change, there is a conflicting situation. Conflicts can and should be managed. Conflicts को manage करना चाहिए और conflicts manage किए जा सकते हैं. So if you think you can, you can, and if you think you can't, you can't. Now let's talk about different types of conflict. जब हम बात करते हैं किसी भी organization में conflict administration की, the first type is differences in style. People's style for completing a job can differ. For example, one person may just want to get the work done quickly, task oriented, while another is more concerned about having it done a particular way, for example, artistic. So one person is task oriented, the other person is, prefers quality. तो जब ये दोनों लोग इकट्ठे एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो definitely due to differences in working styles, they will have a conflict. Differences in background, gender. Conflicts can arise between people because of differences in educational backgrounds, personal experiences, gender, and political preferences. Definitely लोगों के different educational backgrounds होते हैं. जैसे for example एक person जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है या for example illiterate है, उसको बात समझाना sometime it is more difficult as compared to a person जिसको आप जल्दी convince कर सकते हैं, जो कि educated है या like for example जिसका relevant field में experience है. So experience is also like a qualification. Personal experiences. Maybe एक person का एक similar event में bad experience हुआ हो और उसी similar event में किसी दूसरे person का good experience हुआ हो, तो दोनों के एक bad and good experience
डिफरेंट होने की वजह से उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। मेल फीमेल्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं मुख्तलिफ इश्यूज पे, एंड पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस की वजह से कि कोई पर्सन है वो कहते हैं कि जी पार्टी ए बहुत अच्छी है, कोई कहता है पार्टी बी कहता है अच्छी है, कोई कहता है पार्टी सी अच्छी है, कोई कहता है पार्टी डी अच्छी है। तो डिफरेंट पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस की वजह से भी लोगों के आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। Differences in personality. This type of conflict is often fueled by emotions and perceptions about somebody else's motives and character. For example, a team leader jumps on someone for being late because he perceives the team member as being lazy, whereas the team member sees the leader as being irrational. ना दोनों का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर एक टीम मेंबर लेट आता है तो उसको टीम लीडर कहता है कि ये तो एक इंतहाई लेजी इंसान है, और ऑन द अदर साइड टीम मेंबर समझता है कि ये एक इत्तफाकी बात थी, मैं लेट आ गया, बट इसको लाइक फॉर एग्जांपल मुझे लेजी कहना जो है दैट इज इररेशनल। सो उन दोनों के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन अराइज हो सकती है। Another type of conflict is interdependence conflicts. A person's job depends on someone else's cooperation, output or input. For example, a salesperson is constantly late inputting the monthly sales figures, which causes the accountant to be late with his reports. ना इंटरडिपेंडेंस कि फॉर एग्जांपल कि एक काम मैंने करना है तो जब तक लाइक फॉर एग्जांपल हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे हायरार्की होती है, चेन होती है कि लाइक फॉर एग्जांपल एक फाइल मुझे दूसरे डिपार्टमेंट से आनी है तो जब वो फाइल मेरे पास आएगी तो तभी मैं उसके ऊपर वर्किंग करके उसको आगे भेजूंगा। ठीक है, तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर दूसरे डिपार्टमेंट से मुझे फाइल ही लेट आती है तो वहां से तो लेट होगी, जो मैंने आगे काम करके देना है वो भी लेट हो जाएगा। तो इंटरडिपेंडेंस कॉन्फ्लिक्ट के इसको लेट कोई और कर रहा है लेकिन उसकी जो पेनल्टी है वो मुझे पड़ रही है, सो जिसकी वजह से एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन अराइज हो सकती है। एंड अनदर टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज डिफरेंसेस इन लीडरशिप. Leaders have different styles. Employees who change from one supervisor to another can become confused. For example, one leader may be more open and delegates responsibility, while another may be more directive. For an employee, it becomes a conflict situation. So definitely leaders have different styles. कुछ लोग they are flexible, कुछ लोग they are not flexible. Some bosses they delegate, some bosses they do not delegate. So because of differences in leadership styles, there are conflicts. Now the question is how to resolve conflicts. Now this is really very important. Step number 1 is set the scene. Understand the situation rationally. तो सबसे पहले logically arguments के साथ आप understand करें कि what happened. एक ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक आप सिचुएशन को, सीन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. वन थिंग. नंबर 2 स्टेप इज गैदर इंफॉर्मेशन. अंडरस्टैंड ईच अदर नीड्स एंड कंसर्न्स. एक दूसरे की नीड्स को, कंसर्न्स को आप इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे. स्टेप 3 इज एग्री टू अ प्रॉब्लम. डिफाइन अ म्यूचुअल प्रॉब्लम. आप मिल के तय करेंगे कि म्यूचुअल प्रॉब्लम क्या है. कि लाइक फॉर एग्जांपल दो लोगों के दरमियान अगर कॉन्फ्लिक्ट है, या दो ग्रुप्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है, या दो से ज्यादा ग्रुप्स या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है, तो आप देखेंगे कि उनका म्यूचुअल प्रॉब्लम क्या है, उसको आप डिफाइन करेंगे. एंड स्टेप नंबर 4 इज ब्रेनस्टॉर्म पॉसिबल सॉल्यूशंस. थिंक ऑफ ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस. जितने भी मुमकिन सॉल्यूशंस हो सकते हैं उनकी आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है. एंड फाइनली स्टेप नंबर 5 इज negotiate a solution. Come to solution that is agreed by both the groups. This is really very important that
कि सोल्यूशन जो है तमाम ग्रुप्स को, तमाम इंडिविजुअल्स को जो जिनका कॉन्फ्लिक्ट है, उन सब को एक्सेप्टेबल होना चाहिए. ओके, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस this step number 1 to step number 5, this can help an organization to resolve conflicts. This can help the managers to resolve conflicts. This can help the administrators to resolve conflicts. But what happens if the situation remains a conflict? आपने ये पांचों स्टेप अप्लाई कर दिए, अगर फिर भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व ना हुआ, then consider seeking a third party to mediate. तो आप एक थर्ड पार्टी की सर्विसेज लेते हैं ताकि एज ए मीडिएटर, एज ए ब्रिज वो काम करें कि जिन ग्रुप्स या जिन लोगों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है उनके दरमियान एज ए ब्रिज जो काम करता है उसको हम मीडिएटर कहते हैं. तो यू गेट द सर्विसेज ऑफ अ मीडिएटर जो कि उन पार्टीज को, उन ग्रुप्स को, उन इंडिविजुअल्स के दरमियान सुलह कराने की कोशिश करता है. नाउ द क्वेश्चन इज कि जो अगर फॉर एग्जाम्पल कि मीडिएटर भी कामयाब नहीं होता, then what happens? What comes in your mind? अगर मीडिएटर भी कामयाब नहीं होता, so you need to go for arbitrator. जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो अगर if there is a conflict between the employees and the top management of an organization, so of course they follow these step 1 to 5. If they are unable to solve the issue, then they refer the matter, they get the services of a mediator. अगर mediator भी successful ना हो सके conflict को resolve करने में, then government of Pakistan as a arbitrator can jump in and can make the decision. Now further talking about resolving conflicts, recognize conflict is a process to be managed, not avoided or eliminated. तो कॉन्फ्लिक्ट को आप रिजॉल्व करने की बात करें, उसको मैनेज करने की बात करें, उसको अवॉइड करने की या उससे जान छुड़ाने की बात ना करें. कॉन्फ्लिक्ट इज अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, नॉट अ बैटल टू बी वन. सो कॉन्फ्लिक्ट इज समथिंग दैट यू नीड टू सॉल्व इट. ये कोई जंग नहीं है जो आपने जीतनी है. स्टे फोकस्ड ऑन द प्रॉब्लम और इशू टू बी सॉल्व्ड. आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस. Now open-ended question जो हैं कि do not give options 1, 2, 3, 4, 5. Open-ended questions, like for example, you can ask party 1, okay, what do you want? You can ask party 2, what do you want? Right? So you need to ask them open-ended questions and then they give their, responses. Listen actively. Keep emotions in control, very important, and separate people from the problem. Now problem और people को इकट्ठा ना करें, क्योंकि we are discussing the problem, we are discussing the conflict, we are not discussing the people or their personalities. Focus on interest, very important, क्योंकि people they have an interest involved, they have a reason, they have a stake involved in the conflict. और जब तक कोई interest या stake involved नहीं होता, people never come in conflict situation. So you need to focus on their interest. और जितना ज्यादा आप उनके इंटरेस्ट को वॉच करेंगे, जितना ज्यादा आप उनके इंटरेस्ट को फोकस करेंगे, देयर आर बेटर चांसेस कि वो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को आप बेटर मैनेज कर सकते हैं. यूज ग्राउंड रूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो ग्राउंड रूल्स हैं, जो रियलिटी है, आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे, उसको रियलिटी को सामने रख के यू डिफाइन योर रूल्स. नाउ लेट्स हैव ए क्विक लुक ऑन different conflict styles. On y-axis you see the relationships, on the x-axis you have a goal. आप y-axis में जितना ऊपर जाते हैं तो there is high importance of relationship, आप y-axis में जितना नीचे आते हैं there is low importance. and then और goals को अगर आप देखते हैं तो on x-axis अगर आप right side पे देखते हैं तो there is high importance. So these are the 5 conflict styles. So let's have a look at it one by one. And the first one is the turtle style. आपको याद होगा कि शुरू की प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में मैंने आपको बताया था कि
चूज योर स्टेटमेंट ऑन कॉन्फ्लिक्ट। तो आपने मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स को देखा था और उसमें एक एक स्टेटमेंट आपने चूज की होगी कि ओके फाइन, दिस इज माई स्टेटमेंट ऑन कॉन्फ्लिक्ट। तो उस स्टेटमेंट को सामने रखते हुए नाउ रिसर्च के मुताबिक आई विल टेल यू कि आपकी पर्सनालिटी किस तरह की है। ओके, द कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल 1 इज टर्टल। नाउ टर्टल जो है it means withdrawing. Now these type of people having turtle style, they avoid conflict at all cost, give up their personal goals and relationships, believe it is hopeless to try to resolve conflict, they feel helpless, and they are easier to withdraw than face conflict. अच्छा, जो turtle, they withdraw, they avoid, they give up their personal goals and relationships. बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं, और बजाय ये कि वो कॉन्फ्लिक्ट को फेस करें, वो विड्रा करने को, पीछे हटने को, अवॉइड करने को ज्यादा प्रेफर करते हैं, एंड दे आर कॉल्ड द टर्टल स्टाइल। द नेक्स्ट इज द शार्क स्टाइल। नाउ शार्क मीन्स फोर्सिंग. So like shark, these type of people try to overpower opponents by forcing them to accept their solutions. These people are not concerned with needs of others. They do not care about how others perceive them. They believe in winning and losing. Winning gives them a sense of pride. Try to win by attacking and threatening others. Now you see that this shark style, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि जैसे आर पार, कि या आज मैं नहीं या तू नहीं, इस किस्म की जो बात करते हैं, जिनको दूसरों की केयर नहीं होती, इनको कोई फिक्र नहीं होती कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचेंगे। वो किसी भी सूरत में विन करने की कोशिश करते हैं, चाहे उनको अटैक करना पड़े, चाहे किसी को थ्रेट करना पड़े। तो highly dangerous people. The next conflict style is the teddy bear. Now in this style, relationships most important, goals of little importance. They want to be accepted and liked by other people. They believe conflict should be avoided in favor of harmony. Fearful that conflict will hurt someone. So as you can see the picture that they never want to hurt anybody. They give more values to relationships. Organizational goals उनके लिए इतने important नहीं होते, उनके लिए relationship ज्यादा important है। वो चाहते हैं कि किसी को हर्ट ना किया जाए, किसी को सैड ना किया जाए, तमाम लोगों को हैप्पी रखा जाए। नाउ हाउ दिस इज पॉसिबल? एंड दिस इज ओनली पॉसिबल कि ये लोग अपने रिलेशनशिप्स के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, ये हार्मनी को फोकस करते हैं, और ये गोल्स को बहुत कम इंपॉर्टेंस देते हैं, और इन सम सिचुएशंस गोल्स को बिल्कुल साइड पे कर देते हैं, और वो कहते हैं रिलेशनशिप इज मोर इंपॉर्टेंट, गोल्स बाद में देखे जाएंगे। Now another style is fox. Now fox means here compromising, moderately concerned with relationships and goals, willing to sacrifice part of their goals and relationships in order to find agreement for the common good. Now like fox, they have a moderate consideration towards their goals and relationships, और वो अपने goals और relationships को flexible होते हैं कि उसको वो adjust कर लेते हैं for common good. And finally we talk about owl, collaborating. According to research, these type of people value goals and relationships, view conflicts as problems to be solved, see conflict as improving relationships by reducing tension, seek solutions that satisfy both parties which are in conflict situation,
not satisfied until solution is found and tension is reduced. Now, which one of these style is better? What do you think? Okay, we have discussed 5 styles of conflict. So the best highly recommended style is the OWL style. And we see again that they are not satisfied until solution is found and tension is reduced. So they are the most caring people. They think that problem is not a problem. They always believe that problem is an opportunity. So they value goals and they value relationships. And I will add one more thing here, that they keep an alignment between the goals and relationships. So in any situation, solving the problem is the goal, not winning. Very important message, that winning and success is not important. The most important thing in conflict administration is to solve the problem. To solve the problem to achieve your goals. So that is the best thing we can do in our organization. Now these are some of the peaceful conflict resolution things. The first recommendation is respect each other. Express your true feelings. Share your thoughts. Open your mind to different points of view. Listen carefully to all ideas. Understand the reason behind the problem. Think about different solutions. Imagine creative solutions. Offer some reasonable compromises. And finally, negotiate fair agreements. Now these are the wonderful suggestions, recommendations for conflict administration in different organizations, not only in Pakistan, but anywhere in the world. I believe that कि आज के लेक्चर से आपने बहुत लर्न किया होगा, और आज के लेक्चर में we have talked about conflict administration in organizations. हमने बात की कि what is conflict, why conflicts arise, and then what are the different like types of conflicts, what are the different theories of conflict, and then how to manage conflict, and how we can get the benefit out of conflicts. So I hope that कि आज के लेक्चर से आप की लर्निंग हुई होगी about conflict administration. Inshallah, see you all in the next lecture. Thank you very much for your kind attention. Khuda Hafiz.